वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम अभी कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, जिसमें से कि हम अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट फेज के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि गर्म दल का जो समय था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर लास्ट लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और इसके अलावा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात, अभी सरकार के खिलाफ जो डिजिटल सत्याग्रह किया जा रहा है, हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी, ये जो है आपको हैशटैग का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसको जाइए और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए। और कल 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन सुबह 11 बजे से ट्विटर पर कैंपेन करना है। क्या करना है तो हैशटैग RRB NTPC एग्ज़ाम डेट, इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाना है, ताकि जो है बहरी सरकार सुने हमारी बात और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की डेट निकाले। एनटीपीसी की, एसएससी की डेट तो उन्होंने दे दी है रिजल्ट की, लेकिन देखिए 21 तारीख को पता चलेगा कि सरकार कितनी जागरूक है हमारे जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ, और हमारी बातें सुनी जा रही है कि नहीं। अगर सुनती है तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर 2024 के इलेक्शन में तो देख ही लेंगे। और उसके पहले भी तो स्टूडेंट है, यूथ, यूथ से बड़ी ताकत कोई नहीं है देश में। सरकार गिराने की ताकत रखते हैं हम लोग, तो चिंता नहीं करना है अभी। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी चालू रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ था। गर्मपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का जो है उदय होना शुरू हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनने लगे थे कांग्रेस के अंदर ही। स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस केवल एक ही थी, जो 1885 में जिसका गठन किया गया था। एओ ह्यूमे जो है, जिनके बारे में लास्ट लेक्चर में कवर किया था, एलन ऑक्टोवन ह्यूमे, ब्रिटिशर्स थे, सिविल सर्विस ऑफिसर थे, ब्रिटिश के, रिटायर्ड थे। इन्हीं के द्वारा जो है डफरिन उस वक्त जो है वायसराय था, उसके कहने पर शुरू किया गया था क्या चीज, तो कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। क्यों किया गया था, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो कुछ पढ़े लिखे लोगों के 20-50 लोगों का एक समूह बना ले, जो कि जो है जो भी अंग्रेजों की जो भी नीतियां हो, जो भी उनके बात हो, वो भारतीयों तक पहुंचे। भारत के किसानों, एक तरह से बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स और भारत के जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके बीच में एक बिचौलिए के रूप में काम करवाना चाहते थे, जिनसे जो रिप्रेजेंटेटिव बन सके ब्रिटिशर्स की। तो ऐसे ही एक ग्रुप के तौर पर शुरुआत की गई थी किसकी, तो कांग्रेस की, जो आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी खतरनाक साबित हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स को जो है भारत से निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, तो कांग्रेस ने। तो 20वीं सदी में क्या होता है, 1885 में गठन तो हो गया कांग्रेस का, और 1885 से 1905 तक का जो समय था ये था मॉडरेट लीडर्स का। तो मॉडरेट लीडर्स जो थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया था। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी, वो मॉडरेट या फिर नरम दल के लोगों के द्वारा ही रखी गई थी। जो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर और भी जितने बड़े बड़े नेता थे, एमजी महाविंद गोविंद रनाडे, इन लोगों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे। इफेक्टिव इन द सेंस कि ये जो है, ये इन्होंने केवल डिमांड रखी थी डोमिनियन स्टेटस की, मतलब ये पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिशर्स जो है ठीक ठाक काम कर रहे हैं, रेलवे उलवे लगा दी है, फैक्ट्री उक्ट्री लग रही है, लोग खा पी रहे हैं, काम सही है, खाली जो है हमको थोड़ी अधिकार की जरूरत है, जो मौलिक अधिकार वगैरह है वो खाली चाहते थे, और सत्ता में जगह चाहते थे। ये इनका जो है मेन मकसद था। पूर्ण स्वराज इनका कभी से भी स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में मकसद नहीं रहा था। तो ये जो है ये लग गई खराब किसको, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, मॉडरिस्ट के जो है शुरुआती दौर के सबसे भयंकर नेता, इन लोगों को लग गई बात बुरी। बाल गंगाधर तिलक ने तो ये तक कह दिया था कांग्रेस के एक अधिवेशन में कि साल में बस एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। ब्रिटिशर्स जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और केवल सत्याग्रह और अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती, उसके लिए जो है खून बहाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि तिलक की हो गई इमेज खराब, किसमें, तो जो भी नरम दल के नेता थे उनके बीच में। तो ये लोग सोचते थे काफी अग्रेसिव हैं, इनको जो है दूर रखना है।
तो क्या होता है कि 20वीं शताब्दी में एक्सट्रीमिस्ट के जो तौर तरीके थे उससे परेशान होकर जो गर्म दिमाग के लोग थे, जवान खून कांग्रेस का, वो अलग एक अपनी गुट का गठन करते हैं, एक अलग पार्टी बना लेते हैं जो कि गर्म दल के नाम से उस वक्त जानी गई थी। तो 1905 से 1920, पहले हमने देखा था 1885 से 1905 का जो समय था ये था मॉडरेट लीडर्स का, और 1905 से 1920 का जो समय था ये था किसका, तो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गर्म दल के लोगों का। तो 1905 से 1920 तक के बीच में कार्यकाल देखने को मिलता है, या फिर समय देखने को मिलता है किसका, तो चरमपंथियों का। कौन कौन थे, तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से जिनको जाना जाता था, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जो आज का है, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। उसकी फाउंडेशन जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही रखी गई थी। कहाँ पर, तो लाहौर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। क्यों रखी गई थी, क्योंकि उस वक्त जो इंपीरियल बैंक चलते थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक, जो कि आज का एसबीआई है, उसका गठन कर दिया गया था। तो उसी के जवाब में एक स्वदेशी बैंक इन्होंने खोला था जो कि पंजाब में था उस वक्त, लाहौर जो आज का पाकिस्तान में है, वहां पर इन्होंने उसको स्थापित किया था, बैंक की शुरुआत की थी, और उसका नाम दिया था पंजाब नेशनल बैंक। फिर बिपिन चंद्र पाल, बंगाली बाबू, बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, गजब के नेता थे। इनके पीछे जो है काफी युवा वर्ग जो है इनसे प्रेरित थे, और एक बड़ा हुजूम इनके साथ आंदोलन में पार्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। फिर बाल गंगाधर तिलक, सबसे खतरनाक, सबसे अग्रेसिव, कांग्रेस का विभाजन इन्हीं की वजह से एक तरह से हुआ था कह सकते थे, क्योंकि बनना था, इन्हीं को बनाया जाना था अध्यक्ष। लेकिन मॉडरेट्स जानते थे अगर ये अध्यक्ष बन गया तो हमारी जो है कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसी उनकी इमेज धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आगे उनकी कोई भी नीतियां जो है वो सही साबित नहीं हो पा रही थी, कुछ भी कोई सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए जो है बाल गंगाधर तिलक को नेता बनाने की बात हो रही थी, लीडर बनाने की बात हो रही थी। इनको लोकमान्य तिलक के भी नाम से जाना जाता है, लोगों के प्रिय थे इसीलिए लोकमान्य तिलक। कहाँ से आते थे, तो पुणे में इनकी जो है होम टाउन थी, इसके द्वारा शुरू की गई थी क्या, तो केसरी न्यूज़पेपर एग्जाम में पूछता है कि केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो केसरी न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ ये भी पूछ दिया जाता है लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। ये सब याद रखने वाली चीज है, ये अपने आप में एक सवाल है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ऐसे मोटा मोटी तो हमने बात कर ली, अब डिटेल में जान लेते हैं कि क्या कारण था एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथियों के उदय का। तो सबसे पहले देखिए, फेलियर ऑफ मॉडरेट लीडर्स इन गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों से कोई भी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उदारवादी नेता यानी कि नरम दल वाले नेताओं की विफलता। कोई भी ये लोग स्कीम लाते थे तो अंग्रेज सीधा इनको डांट फटकार के भगा देते, जाओ तुमको कुछ नहीं देंगे। वो लोग बोलते थे कि हम लोग तो राज कर रहे हैं, क्यों तुम्हारी बातें माने। फिर भी ये लोग जानते थे 3P इनका मॉडल था, प्रेयर, पिटिशन, ये जो थी, इस पे ये भरोसा रखते थे। तो चरमपंथी को एकदम पसंद नहीं था कि वे एक तो हमारे घर में वो रह रहे हैं, ऊपर से जाओ उनसे याचना करो, और उसमें भी वो लोग डांट फटकार कर भगा देते थे और बात भी नहीं मानते थे। तो ये पहला कारण, फेलियर ऑफ मॉडरेट लीडर्स इन गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट फ्रॉम ब्रिटिश। दूसरा कारण क्या था, जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जा रही थी उदारवादी नेताओं द्वारा। डोमिनियन स्टेटस क्या, तो ये लोग सिर्फ चाहते थे कि कानून व्यवस्था में इनको जगह मिले, इनके प्रतिनिधि जो है, जो भी हायर अथॉरिटीज है उनमें भारत से भी कोई हो प्रतिनिधि करे। सरकार यहाँ पर ब्रिटिशर्स की चले, लेकिन भारतीयों को जो है मौलिक अधिकार ये सब जो है अच्छे से ट्रीट किया जाए। केवल इनकी ये डिमांड थी, जो कि पसंद नहीं आया था बाल गंगाधर तिलक को। इसी के काउंटर में देव तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। किसके विरोध में कहा था, तो ये डोमिनियन स्टेटस, ये तिलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। देखिए, हमने जब हम वायसराय को कवर कर रहे थे, अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। वायसराय और सारे गवर्नर जनरल को हमने सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स में कवर किया। तो 1905 में जब करजन भारत का वायसराय बनकर आया था, तो ये था फालतू आदमी, सरफिरा, पागल आदमी टाइप का इसको बोल सकते हैं, कोई नीति सही नहीं थी। तो डिवाइड एंड रूल के तहत, मतलब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए बंगाल की कर दिए थे विभाजन, दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो हमारा आज का वेस्ट बंगाल भारत में है, राजधानी जिसकी कोलकाता है, उस वक्त कलकत्ता थी वो, और दूसरा आज का जो बांग्लादेश है उसको उस वक्त जो है ईस्ट बंगाल बना दिया गया था। तो बंगाल विभाजन कर दिया, बोला तो था कि बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसको जो है उस पर शासन करने में दिक्कत हो रही है, कार्यकाल सही से नहीं कार्यकलाप हो पा रहा है, ये बोला था। लेकिन मेन मुद्दा क्या था, तो
सारे मुस्लिम्स को भेज दिया था ईस्ट बंगाल में और हिंदू को डाल दिया था वेस्ट बंगाल में, जिससे कि दोनों में विभाजन हो जाए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होते रहे, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया गया था मुस्लिम्स को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण थी। इसके जो खिलाफ में है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, फिर बाल गंगाधर तिलक। और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की जो तिकड़ी थी उसको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको दे देगा कि लाल बाल पाल में पाल जो जिनके लिए लिखा गया उनका पूरा नाम क्या था, तो ये सब पूछा जाता है। तो इनको ये पसंद नहीं आया और इसके खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना कर दी गई, शुरुआत कर दिया गया था कि कोई भी ब्रिटिशर्स के भी जो चीज़ है, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दो, स्कूल में पढ़ने मत जाओ, जो सरकारी नौकर है, मतलब सरकारी कार्यालय में जो कार्य करते हैं उनको बोल दिया गया था कि नौकरी पे मत जाओ, कोई भी बाहरी सामान मत खरीदो, केवल देश की जो है बनी हुई उत्पादों का ही सेवन करो या इस्तेमाल में लाओ। ये था स्वदेशी मूवमेंट, किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के द्वारा। और एक बाद में स्वदेशी मूवमेंट चलेगा जो कि 1942 के समय में चलेगा, जब गांधी जी आएंगे तब। तो ये हो गया, कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद जो है, जो दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, मुख्यतः जो है उस वक्त पर्सिया, मिस्र और इजिप्ट, यहाँ पर भी जो है चल रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन लोगों ने जो है ब्रिटिशर से काफ़ी पहले ही आज़ादी प्राप्त कर ली थी। अब इनमें क्यों चल रहे थे? क्योंकि स्टार्टिंग दौर में जो भारत से जमीनी मार्ग से होता था व्यापार, सी रूट तो काफ़ी बाद में खोजा गया था वास्को डी गामा द्वारा। उसके पहले जो है ट्रेड भारत में हमेशा से होता गया है। एंशियंट टाइम में और मॉडरेट टाइम में भारत पूरी देश की, मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 जो है वो तो इकलौता भारत ही कंट्रीब्यूट करता था। इतनी बड़ी इकोनॉमी थी हमारी, और आज के टाइम में नेताओं ने सब बर्बाद कर दिया है। तो मतलब अगर 3 हिस्सा होता था पूरे दुनिया में व्यापार, तो उसमें से एक हिस्सा केवल अकेले भारत करता था, 33.33%। तो ये था। तो जब जमीनी मार्ग से होता था तो ब्रिटिशर्स ने क्यों पानी के रास्ते की खोज की थी? क्योंकि इधर पड़ता था, मिस्र वगैरह जितने भी देश हैं वो पड़ते थे, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स लगाने लगे थे, तो इसीलिए वाटर मार्ग की खोज की गई थी। तो इन पर भी अटैक हुआ ब्रिटिशर्स का, और इन्होंने लेकिन क्या है, बहुत जल्दी ही आज़ादी प्राप्त कर ली थी, ब्रिटिशर्स को हरा दी थी। तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट भारत पर पड़ा। दुनिया में लोगों को संदेश मिला कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से आंदोलन करने की आवश्यकता है। फिर देखिए क्या होता है। ये तो हम बात कर लिया हमने कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनके कारण उदय हुआ था, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद, कैसे अलग हुए थे, अब वो देखते हैं। तो देखिए, सूरत स्पिलिट 1907 नाम सुना होगा आपने। क्या हुआ था? सूरत में सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का वार्षिक सेशन हर साल होता था, जिसके काउंटर में तिलक ने कहा था कि इस साल में केवल एक बार मेंढक की तरह टकराने से कोई फायदा नहीं होगा, हमको जो है एक सही तरीके से अग्रेसिव रूप अपनाना पड़ेगा। ये कहा गया था तिलक के द्वारा। तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? सूरत में सेशन था 1907 में। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो सेशन है ये पहले होने वाला था नागपुर में। तो नागपुर में होने वाला था, तो लेकिन क्या किया गया, कांग्रेस जो भी नरम दल के नेता थे उन्होंने इसको रखवा दिया सूरत में। अब क्यों सूरत में रखवाया? तो इसके पीछे कारण क्या थी? तो गरम दल के लोग जो थे वो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे नेता। इस वक्त जो चेयरमैन होता, जो अध्यक्ष होता कमेटी का, वो बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक को, जिसमें से कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये ज़्यादा प्रमुख दावेदार थे। लेकिन उस वक्त जो है ऐसा नियम था कि जो भी नेता हैं वो अपने होम प्रोविंस, मतलब जहां उनका होम टाउन है, वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो सूरत उस वक्त जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, और क्योंकि तिलक पुणे के रहने वाले थे तो ये जो है प्रोविंस बॉम्बे प्रोविंस के अंदर ही आता था, तो ये वहां से इलेक्शन नहीं लड़ पाते। तो ये हो गया पूरा केस। तो इनका नाम तो कट गया। अब बचे लाला लाजपत राय। तो इसमें भी कांग्रेसियों ने क्या किया, अपने तरफ से उतार दिया किसको? तो रास बिहारी बोस को। अब रास बिहारी बोस को उतार दिया। इससे पहले जब पुणे में अधिवेशन हुआ था, 1906 का अधिवेशन हुआ था, इसमें भी सेम कहानी दौड़ाई गई थी। इसमें भी तिलक और लाला लाजपत राय दोनों में से किसी एक को बनाना था, तो लाला लाजपत राय बनने वाले थे प्रेसिडेंट। लेकिन क्या हुआ कांग्रेस के द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट कर दिया गया नरम दल वालों के द्वारा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के धार्मिक और राजनीतिक गुरु थे, वो उस वक्त काफ़ी सीनियर पर्सन थे कांग्रेस के। उनकी जो है वृद्ध भी थे, मतलब बूढ़े थे, और उनकी सीनियरिटी की सभी इज्जत करते थे। काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड पर्सन थे, इतने क्वालिफाइड कि ब्रिटिशर्स भी उनसे सलाह लिया करते थे। जब भी कोई ब्रिटिशर्स
कोई इंपॉर्टेंट कोई भी फैसला लेना पड़ता था कोर्ट वगैरह में, या कोई नया एक्ट पास करना होता था, तो उसमें बकायदा गोपाल कृष्ण गोखले को एज अ कंसल्टेंट बुलाते थे ब्रिटिशर्स। इतने मतलब टैलेंटेड आदमी थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे वो। तो उनको नॉमिनेट कर दिया गया था कब, 1906 वाले सेशन में। तो वहाँ क्या किया, तो गरम दल वालों ने अपना नाम आसानी से मतलब बिना इलेक्शन लड़े ही वापस ले लिया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल थे, सभी के लिए बहुत ही पूजनीय टाइप के आप मान सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर पे क्या हुआ, गरम दल जो है नहीं बन पाया अध्यक्ष, उनके नेता। फिर हुआ 1907 में, तो पहले तो गेम खेल दिया गया, क्या तो होने वाला था नागपुर में, तो वहां से उठा के ले आए सूरत में। अब तिलक तो बन नहीं सकते नेता क्योंकि वहां पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बनेंगे तो तिलक ही। और इधर से बैठा दिया इन्होंने किसको, तो रास बिहारी बोस को। अब उस समय प्रोटोकॉल का हवाला दे करके रास बिहारी बोस को बना दिया गया क्या, तो प्रेसिडेंट। और उसके बाद क्या होता है, हो गया दिमाग खराब चरमपंथियों का। तिलक ने सीधा देखा, सीधा बोल दिया कि भाई तुम्हारी बकवास हर बार नहीं चलेगी, कभी तुम लोग गोपाल कृष्ण गोखले को लीडर बनाने के लिए बोल देते तो हम लोग पीछे हट गए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ जगह बदल दी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लीडर तो इस वक्त हमारा बनेगा। तिलक नहीं बनेंगे तो लाल लाजपत राय बनेंगे। अब इसके बाद क्या, दोनों में हुई भसा भसी, उसके जूते चप्पल कुर्सी टेबल दम भर के कूट दिए गए। कौन, तो चरमपंथियों ने नरम पंथियों को दम भर के कूट दिया। और यहाँ से हो गया कांग्रेस का विभाजन, एक तरफ बन गया रास बिहारी बोस, इसमें जो है नेहरू महात्मा गांधी आगे चलकर इसी में ऐड हुए थे, और जितने भी शांति प्रिय अहिंसा वाले लोग थे वो सब इधर चल गए। और अग्रेसिव जवान खून के लोग, क्रांतिकारी प्रवृत्ति रखने वाले जितने भी लोग थे, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब जो है ये सब जुड़े थे किसमें, तो गरम दल में जुड़े थे। तो ये कहानी पूरी थी सूरत स्पिलिट की। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1907, या ये पूछ दिया जाता है कि सूरत स्पिलिट जो है वो किस ईयर में हुआ था, तो 1907 में हुआ था। या फिर सीधा पूछ दिया जाएगा 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो कहाँ पर उनका अधिवेशन हुआ था, तो सूरत में हुआ था। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, पीडीएफ में आप लोग इसको मार्क करके रखिएगा या फिर अभी नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद आगे देखते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि कब शुरू हुई थी, तो 20वीं, ये थोड़ा ओवरव्यू था। 20वीं सदी में राइज हुआ था किसका, तो चरमपंथियों का। उसके बाद क्यों हुआ था राइज, तो उसके पीछे एक कारण के बारे में हमने जाना कि नरम दल वाले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, सरकार उनकी बात सुन नहीं रही थी, कुछ सही से बढ़ नहीं रहा था आंदोलन, इसीलिए जो है उनको आना पड़ा। करजन का बंगाल विभाजन, फिर सूरत स्प्लिट के बारे में हमने जाना, जहाँ पर विभाजन हुआ था किसका, गरम दल और नरम दल का। अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो मुख्यतः जो तीन लीडर थे, लाल बाल पाल, कौन कौन, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख थे, जिनको फाउंडर भी कहा जा सकता है। इसमें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ये पंजाब प्रोविंस का नेतृत्व करते थे। बिपिन चंद्रपाल कोलकाता की तरफ से थे, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है इनके अंडर में आती थी। और बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन, तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, बहुत एग्रेसिव थे। और तीनों को मिलाकर ना जाना जाता है किस नाम से, तो लाल बाल पाल से। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है इनके तीन लीडर ये थे। और इसके अलावा अरविंदो घोष, राज नारायण बोस, ए के दत्त, ये भी कुछ अन्य प्रमुख नेता थे किसके, तो चरमपंथियों के। अब देखिए मेथड क्या क्या थे, इन्होंने जो तरीके अपनाए थे उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं इनका जो लक्ष्य था। इनका लक्ष्य क्या था, तो पूर्ण स्वराज, डोमिनियन फोमिनियन कुछ नहीं। नरम दल वाले को बोल दिया था तुम्हारा ये सब बकवास है, डोमिनियन स्टेटस लेके कोई फायदा नहीं, हम तो लेंगे भैया पूर्ण स्वराज। ये इनका पहला गोल था। इसके बाद क्या था, तो वही चीज, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को सीधे से नकारते थे ये लोग। फिर आंदोलनकारी गतिविधियों में इनका ज्यादा रुझान था। ये बात करने पर नहीं, इनकी जो पॉलिसी थी वो थी लात बात और मुलाकात। मतलब जो पहले नरम दल की जो पॉलिसी थी वो थी बात मुलाकात और फिर लात, लेकिन इनकी जो पॉलिसी थी वो थी पहले लात, फिर मुलाकात और फिर बात। मतलब पहले जूते चप्पल चलेंगे, फिर मिलेंगे, उसके बाद बात करने लायक कुछ रहा तो बात करेंगे, नहीं तो तुमको तो मार के भगा देंगे, सीधा ये लोग ब्रिटिशर्स को कह दिया करते थे। तो इनका क्या था कि मूवमेंट, अग्रेसिव मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था।
और इनके साथ जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी लोअर और मिडिल क्लास के लोगों का इनके साथ मिलना। देखिए पहले जो है कांग्रेस क्योंकि सुपीरियर्स की कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके भारत के लोगों के पास, तो इसीलिए जो है जितने भी ऊंचे किसान जो अच्छे खासे जमींदार थे या कोई किसी एरिया के कोई बड़े जमींदार हो गए, कोई बड़ा नेता राजा के खानदान के, उन्हीं को स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस में भर्ती किया गया था। तो इसीलिए जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा मिडिल और गरीब लोगों का, मिडिल क्लास और गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट आए तो ये सबको साथ में लेके चलने लगे और इन्वॉल्वमेंट हुआ है लोअर और मिडिल क्लास के लोगों का भी। इसके बाद जो है ये लोग सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में नहीं फंसते थे, संविधान को मानते नहीं थे, सीधा ऐसा था मारेंगे और आज़ादी छीन कर लेंगे, ये इनकी पॉलिसी थी। फिर मांगने से ज़्यादा ये लोग छीनने में भरोसा रखते थे, मतलब कि क्या है, अनुनय के बजाय टकराव में इनका ज़्यादा विश्वास था। उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि ब्रिटिश का जो है सीधा ये लोग इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी जो उसकी थी, मतलब साम्राज्यवादी नीतियों का सख्ती से विरोध करते थे, सीधा मुंह पर बोल देते थे ये सब बकवास है, ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। इसके बाद ये लोग क्या थे, तो ये मानते थे कि राष्ट्र हित हर चीज का त्याग कर देना चाहिए, मतलब अपने नेशन के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए इन्हें अपना हर चीज़ भी अगर कुर्बान करना पड़े तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ये इनकी सोच थी, चाहे ये लोग मृत्यु को ही क्यों ना प्राप्त हो जाए। तो ये सब इनके तरीके थे। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट लोग कौन थे इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बारे में, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का जो भी रोल था उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे। पहले क्या था, आज जो हमने पढ़ा अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था भारत में कैसे यूरोपीय इन्वेजन हुए थे, कैसे डिफरेंट पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, डेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, वो भारत में कैसे आए, जिसमें से कि डच डेनिशों को तो मारकर भगा दिया था ब्रिटिशर्स द्वारा काफ़ी आसानी से। पुर्तगाली जो है समझदार निकले थे, पोर्टुगीज इन्होंने छोटे छोटे एरिया को अपने अंदर रखा, दमन एंड दीव इनके अंदर था, गोवा इनके अंदर था, ऐसे ऐसे एरिया को चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, इसीलिए सबसे बाद में गए थे भारत से, वो भी मार पीट कर भगाना पड़ा था, अपने से नहीं गए थे। सबसे जो बड़े राइवल थे ब्रिटिशर्स के कौन, तो फ्रेंच। तीन कर्नेटिक वॉर्स हुई थी, कर्नेटिक वॉर्स मतलब कर्नाटक में लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें फ्रेंच हार गए थे और वापस चल गए थे अपना बोरिया बिस्तर समेट के और ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए थे। फिर भारत में ब्रिटिशर्स का ईआईसी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन हुआ, फिर धीरे धीरे क्राउन आया 1857 की क्रांति के बाद में, और अभी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत देखेंगे के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया जो ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और बाद में जो है ब्रिटिशर्स को भारत से हाथ धोना पड़ गया। फिर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने मॉडरेट लीडर्स जवाहरलाल नेहरू वगैरह के बारे में कि मॉडरेट लीडर कौन कौन थे, उनके क्या क्या तरीके थे। इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो भी रिवोल्ट्स हुए जब जब हुए, उन सबको जो है फिर हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर से। तो इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको कहाँ से, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से कि आपको हमारे सभी पीडीएफ आसानी से मिल सके। लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ रहे जिसके लिए एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ क्या करें, कल सुबह 11 AM से कैंपेन चल रहा है ट्विटर पर, और ना केवल ट्विटर पर ही, क्या है तो हैशटैग RRB NTPC एग्ज़ाम डेट्स, एक ही हैशटैग को ट्रेंड करना है, अलग अलग नहीं बनाना, नहीं तो जिससे ये इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट आने चाहिए जिससे कि सरकार जो है, बहरी अंधी सरकार जो है वो कुछ हरकत में आए। एसएससी के डेट तो दे दिया, लॉलीपॉप जैसा थमा दिया है इन्होंने डेट रिजल्ट का। अब देखते हैं 21 तारीख को रिजल्ट आता है कि नहीं, अगर नहीं आया तो फिर और व्यापक रूप से किया जाएगा, क्योंकि अभी तो बाहर निकल नहीं सकते, अभी तो डिजिटली आंदोलन ही होगा। लॉकडाउन हटेगा तो फिर फिजिकल भी कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर 2024 का चुनाव तो है ये है, लेकिन उतना दिन रुकना नहीं है। 24 में तो सरकार को बता दिया जाएगा कि हीरो कौन है, यूथ से टकराने का क्या नतीजा होता है।
तो वो सब खैर अलग बात है, इसके साथ साथ पढ़ाई करते रहना है। खाली आप लोग क्या करना है, ज़्यादा दिन भर का समय नहीं देना है। 11 बजे एक ट्वीट मार देना है, क्या तो हैशटैग RRB एग्जाम डेट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।